नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में बुलडोजर न्याय चल रहा था। किसी भी घटना में कोई भी व्यक्ति आरोपी बने, शासन और प्रशासन के लोग सबसे पहले उसका घर ढहाने के लिए बुलडोजर भेज रहे थे। लेकिन अब इस बर्बर बेलगाम बुलडोजर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई भी व्यक्ति आरोपी हो या दोषी, आप उसका घर नहीं ढहा सकते। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में गाइडलाइन बनाने जा रहा है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस कथन के बाद कि किसी भी आरोपी या दोषी का घर ढहाने का काम प्रशासन नहीं कर सकता, प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि किसी का भी घर बुलडोजर भेजकर जमींदोज कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं याद दिला देते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी घटना हुई थी मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में एक साधु बाबा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर देश भर में मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। छतरपुर में भी मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल रैली बनाकर थाने में ज्ञापन देने गया था। ज्ञापन देते समय समाज के लोगों और पुलिस के बीच में विवाद हुआ। पथराव की नौबत आई जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 50 नामजद लोगों के खिलाफ और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी के रूप में नाम आया हाजी शहजाद अली का। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रशासन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हाजी शहजाद अली का करोड़ों रुपए का घर बुलडोजर भेजकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, उस परिसर में हाजी शहजाद अली के घर पर खड़ी हुई कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया। आइए ये नज़ारे आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने सिर्फ आरोपी होने से एक व्यक्ति का करोड़ों रुपए का घर ढहा दिया। इसमें बहाना ये बताया गया कि वो घर अवैध निर्माण था, अतिक्रमण करके बनाया गया था। सिर्फ एक दिन में नोटिस की खानापूर्ति करके शहजाद अली का घर ज़मीन में मिला दिया गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि जिनमें किसी भी घटनाक्रम में कोई भी आरोपी हो, प्रशासन सबसे पहले उसका घर ढहाने का काम करता है। उदयपुर की घटना आपको याद होगी। चाकूबाजी की एक घटना में मुस्लिम युवक आरोपी था। वो जिस घर में रहता था, प्रशासन ने उसे ढहा दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो तो किराएदार था, यानी एक बेकसूर मकान मालिक का घर ढहा दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश में तो एक और हैरत अंगेज कारनामा हुआ था। यहाँ तो प्रशासन ने कुछ आरोपियों के घर गिराए, लेकिन उनमें से कुछ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने थे, जो कि अवैध निर्माण नहीं हो सकते। लेकिन कुल मिलाकर इन सारी घटनाओं को लेकर जमीयत उल उलेमाए हिंद, वृंदा करात और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन सब संस्थाओं का कहना यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी घटनाक्रम में आरोपी भी है तो प्रशासन उसका घर नहीं ढहा सकता। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और अंत में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ में, जिसमें जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन थे, उन्होंने ये निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में, किसी भी घटना में अगर आरोपी है तो उसका घर ढहाया नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उस पर दोष भी सिद्ध हो जाए, किसी अपराध में वो दोषी भी पाया जाए, वो अपराधी सिद्ध हो जाए, तब भी उसके घर को ढहाने का काम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बहस में ये बात भी आई कि 50-60 साल पहले बने हुए घरों को प्रशासन अतिक्रमण बताकर, बेजा निर्माण बताकर ढहा देता है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके बारे में वो गाइडलाइन बनाएगा, यानी सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसी स्थितियों में कौन सी और किस तरह की कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो फैसला किया है, अभी जैसे फैसला नहीं कह सकते, सिर्फ प्रारंभिक दिशा निर्देश दिए हैं, क्या उसमें कोई स्टे ऑर्डर दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आगामी दिशा निर्देश बनने तक, गाइडलाइन बनने तक प्रशासन किसी भी राज्य में इस तरह की बुलडोजर भेजने की कार्रवाई नहीं करेगा? दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई जवाब तलब किया है कि अब तक जितने घर गिराए गए हैं, जितने आरोपियों या दोषियों के घरों को बुलडोजर से धरती में मिला दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, उनके जिम्मेदार कौन कौन हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उनके नाम क्या है, किसके निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है? तीसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के घर ढहाए गए हैं उन्हें मुआवजा देने के बारे में कोई विचार किया है? क्या राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिनके घर अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ढहाए गए हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए क्या किया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी हैं। और एक बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात है कि पिछले कुछ सालों में, सिर्फ 2022 और 2023 में इस तरह की कार्रवाई में, यानी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराने की जो कार्रवाई हुई है, उसमें 1,53,000 घर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में ढहाए जा चुके हैं। और इस तरह घर ढहाने से 7,38,000 लोग बेघर हो चुके हैं। यानी जो केंद्र सरकार एक तरफ ये दावा करती है कि वो बेघरों को घर देने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि करोड़ों लोगों को घर दिए गए हैं, दूसरी तरफ छोटी छोटी घटनाओं के आरोपी बनने पर 7,38,000 लोग बेघर किए जा चुके हैं। बिना किसी कायदे कानून का पालन किए लोगों को सड़क पर ला दिया गया है। या ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां राज्य सरकारों ने, प्रशासन ने, नगर निगमों ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम न किया हो। आपको याद होगा, लगभग हर विधानसभा चुनाव से पहले हर राज्य में, तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम प्रशासन स्वयं करता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्तिगत आवास भी, किसी व्यक्ति का निवास, दुकान, मकान अवैध निर्माण है तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। कंपाउंडिंग के जरिए जुर्माना लेकर उस अवैध निर्माण को नियमित किया जा सकता है, वैध किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी भी भवन में, किसी भी घर में, दुकान में कितना निर्माण अवैध है, इसको जांचने की भी पहले प्रक्रिया है। नोटिस दिया जाएगा कितना निर्माण गलत है, कितना नियम विरुद्ध है, कितना अनुमति के खिलाफ बना हुआ है। सिर्फ उसे और उतने हिस्से को तोड़ने का ही प्रावधान है। तो जिस देश में कानूनी प्रक्रिया के जरिए अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का, वैध करने का चलन चला रहा हो, उस देश में राज्य सरकारें सिर्फ धर्म और जाति देखकर लोगों के घर ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने का काम कर रही हैं। और मत भूलिए कि आज तक इस देश में जितने घरों को बुलडोजर से ढहाया गया है,
नेस्तनाबूद किया गया है, उनमें 90% घर मुसलमानों के हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रस्म अदायगी के लिए कुछ ऐसे घरों को भी गिराया गया है, नष्ट किया गया है जो हिंदुओं के हैं, लेकिन बाकी की पूरी कार्यवाही, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है पीड़ितों की, वो मुसलमान हैं। और एक बार फिर सवाल वही दोहरा देते हैं कि क्या इसके ज़िम्मेदारों पर कानून का डंडा चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आज से पहले अब तक जितने घर गिराए गए, उन घरों को गिराने के लिए, बेजा तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार सरकारें हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर जिला प्रशासन के लोग, जितने लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जिन लोगों के घर गिराए गए, जिनके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उन्हें कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं? अगर हाँ, तो उन्हें ये मुआवजा कब तक मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बनाते समय पिछले सालों में बुलडोज़र से हुए नुकसान की भरपाई करवाएगा? ये अभी देखना बाकी है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की है, राज्य सरकारों से उनके जवाब पेश करने के लिए कहा है। देखना होगा 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला किस रुख को बैठता है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक तौर पर यह कहने के बाद कि किसी का भी घर प्रशासन इस तरह से नहीं ढहा सकता, चाहे वो आरोपी हो या दोषी हो, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी बयान जारी किया। सुप्रिया ने कहा है, बुलडोज़र बर्बरता का प्रतीक है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है, कोर्ट कचहरी पर करारा तमाचा है। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही, लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है? एक ही दिन में अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई, और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? लेकिन सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं। और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि चलते चलते आपको एक बार फिर से ये भी याद दिला दें कि बुलडोजर के जरिए चल रहा इंसाफ चुनावी मुद्दा तक बन गया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नाम के साथ बुलडोजर बाबा जैसा मुहावरा जोड़ दिया गया था। बीजेपी ने पोस्टर लगाए थे जिनमें बुलडोजर की तस्वीर थी और ये कहा जाने लगा था कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ेगा तो बाबा का बुलडोजर उसका घर ढहा देगा। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर जैसे नाइंसाफ़ी वाले कदम को बुलडोजर जस्टिस का नाम दे दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कहा है। देखना होगा जिन सवालों पर आज हमने बात की, 17 सितंबर को और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी बहस सिर्फ बहस बनकर रह जाती है, या अब तक जुल्म करने वाले
बुलडोज़र न्याय चलाने वाले लोगों पर कानून का डंडा भी चलता है, उन्हें सज़ा मिलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।